सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ गुरुग्राम से मेघा भारती जी हैं, जो हमें अपनी यात्रा के बारे में बताएंगी। और बहुत पिछले शायद 10 साल हो गए होंगे। तो मेघा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पिरामिड कॉल सर्विसेज के मंच पे। तो आप अपनी यात्रा डिटेल में हमारे साथ शेयर करो। वेलकम वेलकम। थैंक यू आंटी। नमस्ते सभी को। और थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। अम, मैं अपनी यात्रा की अपनी मेडिटेशन जर्नी बताने से पहले थोड़ा बताना चाहूंगी अपने बचपन के बारे में। तो बचपन से ही मुझे लगता है कि मैं बहुत ही एक ट्रबल्ड चाइल्ड रही हूँ। ट्रबल्ड चाइल्ड एज इन की लाइफ में सब परफेक्ट रहा है। फैमिली बहुत अच्छी एजुकेशन मिली, सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक अंदर से हमेशा खालीपन रहता था। मैं कभी भी ट्रूली अपने आप को वो खुश महसूस नहीं करती थी। किसी ना किसी चीज की कमी रहती थी जो वो पूरी नहीं होती थी, और मुझे लगता था कि शायद वो खुशी मिलेगी पढ़ाई से, फर्स्ट आने से। तो मैं अपनी पूरी जान लगाती थी पढ़ने में, और पढ़ने से मुझे एक मिलता था, एक सेल्फ अप्रूवल, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मेरे पेरेंट्स खुश होते हैं मेरे फर्स्ट आने से। क्लास में मेरी एक स्टेटस बनता है फर्स्ट आने से। तो बेसिकली मैंने वो खुशी ढूंढते हुए अपना बचपन, मुझे लगता है, काफी स्ट्रगल किया कि वो ट्रू हैप्पीनेस कहाँ है मेरी। फर्स्ट आई सब किया, बट मुझे लगता है अंदर से मैं दुखी ही थी, और वो मुझे कभी समझ नहीं आता था मैं क्यों दुखी थी। और उस टाइम पे इतनी आई थिंक चीजें ओपन भी नहीं होती पेरेंट्स के साथ आके आप उनके साथ डिस्कस कर लो, और वो तुम्हें हेल्प करें, या कि क्या प्रॉब्लम क्या है। इवेंचुअली मैं कॉलेज गई, और कुछ 13 साल पहले 2011 में मुझे एक पोस्टर दिखा, जो कि एक मेडिटेशन वर्कशॉप का पोस्टर था। मैंने कभी लाइफ में मेडिटेशन मतलब सुना था, बट सीरियसली कभी ऐसे लिया नहीं था। और वो पोस्टर था न्यूटन सर की एक वर्कशॉप थी। न्यूटन सर एक बहुत ही बड़े मेडिटेशन मास्टर हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जिनका हैदराबाद में क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के नाम का उनका पूरा अ, एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। तो वो पढ़ के ही मुझे अंदर से कुछ क्लिक हुआ। हालांकि मैं कभी भी ऐसी वर्कशॉप्स अटेंड नहीं करती थी, मैं बहुत रिलीजियस पर्सन भी नहीं थी, बट फिर भी कहीं से वो चीज मुझे अट्रैक्ट की कि मुझे अटेंड करनी चाहिए। तो मैं खुद ही नहीं, अपनी बहन, अपने मामा पेरेंट्स को लेकर वो वर्कशॉप अटेंड करने चली गई। और वहां तो ऐसा लगा जैसे कोई अलग ही मूवी चल रही है लाइफ की। मतलब जैसे मैं जिंदगी को देख रही हूँ अभी तक, कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे। वो इतना फैसिनेटिंग था, उनकी बातें जिस तरह से वो, सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट किया उनका ये कहना कि आप ही क्रिएटर हो, आप ही सब कर रहे हो। क्योंकि अभी तक मैं ये सोच के बैठी थी मैं विक्टिम हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ लाइफ में, मैं दुखी हूँ, मुझे यहाँ से भी हैप्पीनेस नहीं मिल रही, व्हाई एम आई सैड इन लाइफ, सब कुछ तो है मेरे पास। एक ऐसी फीलिंग आ गई थी कि विक्टिम मेंटालिटी में मैं पूरे लूप में थी। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है अब जब मैं देखती हूँ कि सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, ऐसी मेंटालिटी थी। जब उनकी वर्कशॉप अटेंड की, मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि शायद ये सत्य नहीं है। शायद मेरे साथ जो हो रहा है उसका कहीं ना कहीं मैं कहीं रोल ले सकती हूँ उसको ठीक करने में। इससे मुझे बड़ी एम्पावर्ड फील हुआ, मुझे पावरफुल फील हुआ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मतलब मैं सब कुछ किस्मत का या उसका खेल नहीं है। तो वहां से मैं मेडिटेशन के साथ पहली बार मैं जुड़ी, मेडिटेशन स्टार्ट किया। सबसे पहला जो मुझे ध्यान याद है, मेरा सबसे अमेजिंग ध्यान का एक्सपीरियंस, वो था पिरामिड वैली में बैंगलोर में, जहां मैंने किंग्स चेंबर में बैठ के ध्यान किया। और मैं कभी लाइफ में आधे घंटे से ज्यादा ध्यान नहीं कर पा रही थी, बट क्योंकि पिरामिड की एनर्जीज हम साइंटिफिकली अब जानते हैं कितनी स्ट्रांग होती हैं, वहां बैठते ही मेरा जो ध्यान लगा, मुझे नहीं पता मैं कहाँ गई। और जब मैंने आंखें खोली, आराम से 4 घंटे निकल चुके थे, और मुझे नहीं पता वो 4 घंटे कैसे निकले। तब से मुझे वो एक लग होता ना कि एक खून लग गया ध्यान का, कि इसमें कुछ है, इसको फॉलो करना है। धीरे धीरे चीजें फॉलो की, लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनती थी,
कि लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, लोगों को थर्ड आई दिखती है। ये सब एक्सपीरियंसेस सुन के थोड़ा और एक मोटिवेशन बना, बट मेरा ध्यान ना उनकी तरफ ही चला गया कि मुझे भी एक्सपीरियंसेस लेने हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करना है, थर्ड आई कर। उसमें क्या हुआ, बहुत टाइम मैंने इस पर्सुएशन में वेस्ट भी किया, जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। जरूरी नहीं है सबको वो सब दिखे, कलर्स दिखे या एस्ट्रल ट्रैवल हो। जो मेरे लिए सही है मेडिटेशन मुझे वो देगा। इवेंचुअली उस चीज की एक्सेप्टेंस जब आई, तो आप यकीन नहीं करोगे, तो एक्सपीरियंसेस भी होने लगे, अपने आप होने लगे, जब उसको मैंने मांगा नहीं और बोला कि जो मेरे लिए सही है मुझे वही मिलना चाहिए। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, बट उन एक्सपीरियंसेस की मैं डिटेल में बात इसलिए करना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि जो न्यू मेडिटेटर्स होते हैं वो उन एक्सपीरियंसेस को पकड़ के बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं यही एंड गोल है या यही हमें अचीव करना है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैं उन एक्सपीरियंसेस को साइड पे रखती हूँ और एक्चुअली बताती हूँ मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे साथ क्या बदलाव हुए। सबसे पहला तो जो मैं सोचती थी, आई थिंक ये सबसे बड़ा मिथ है मेडिटेशन का, जो हम सभी कहीं ना कहीं सोचते होंगे कभी ना कभी, कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आप मटेरियलिस्टिक चीजें एंजॉय ना करो, आप पैसे ना कमाओ, आप इच्छा ना रखो पैसे कमाने की। सबसे बड़ा मिथ मेरा वहां टूटा। मेडिटेशन करने से आपको वो मटेरियलिस्टिक चीजें एंजॉय करने का ढंग आ जाता है, उनको एंजॉय करना आ जाता है डिटैचमेंट से, तो आप दोनों वर्ल्ड्स एंजॉय कर सकते हो। ये सबसे बड़ी चीज जो मेरे, जब मिथ टूटा तो मैंने मेडिटेशन को और भी सीरियसली किया कि ये मुझे इसी लाइफ में जीने का ढंग सिखा रहा है। स्पिरिचुअली है, आगे जाके मेरी जिंदगी में मेरे को स्पिरिचुअली नेक्स्ट लाइफ में एज अ सोल लेवल पे जो करेगा वो तो करेगा ही, बट सबसे पहले इवन इस वर्ल्ड में तो मैंने इसको सीरियसली लिया कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए मेडिटेशन जरूरी है, क्योंकि मैं बस उस वक्त कॉलेज के फेज में थी, अपना करियर बना रही थी, तो वो स्पिरिचुअल चीज थोड़ी पीछे रह जाती है। बट जब ये अवेयरनेस आई तो मैंने मेडिटेशन को थोड़ा और जोर से पकड़ा, और धीरे धीरे जो मेरी लाइफ में चेंजेस आए, सबसे बड़ा चेंज ये था, बचपन से लेकर आज तक जैसे कि मैंने बताया, ओवर थिंकिंग की मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, जो मैं कभी डायग्नोज ही नहीं कर पाई। वो तुम्हें अवेयरनेस ही नहीं आती। मेडिटेशन से जैसे अवेयरनेस बड़ी, अंदर से खुद डायग्नोसिस आया कि ये ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग अपने आप रुकनी शुरू हो गई। पहले मैं मेहनत करती थी तो नहीं रुकती थी, उसके बाद अपने आप रुकनी शुरू हो गई। एंग्जाइटी की मुझे इशू थी, वेदर इट्स एग्जाम्स, कोई इंटरव्यू के लिए जाना है, तो मेरे को एक सर्टेन पॉइंट पे ना पेन होता था। वो पेन कहाँ गया, कैसे सॉल्व हुआ मुझे नहीं पता, वो मेडिटेशन ने अपने आप उसको सॉल्व किया। पब्लिक स्पीकिंग, मैं एक एमबीए इंस्टीट्यूट में मार्केटिंग की प्रोफेसर हूँ, तो मुझे कभी कभी क्लास में 100, 150, 200 एडल्ट स्टूडेंट्स जो 20, 25 ईयर्स एज के होते हैं उनके सामने बोलना पड़ता है। वो सब कॉन्फिडेंस मुझ में पहले कहीं नहीं था। पब्लिक स्पीकिंग में जो मुझे हेल्प मिली है वो अंदर से ही आई है। वो चेंजेस कुछ कॉन्शियसली, पहले कॉन्शियसली करने पर भी नहीं आती थी, पर मेडिटेशन कहीं ना कहीं तुम्हारी कॉस्मिक एनर्जी इतनी बढ़ा देता है कि वो तुम्हें अपने आप ही चेंजेस फील होने लग जाते हैं। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी, हम बहुत पढ़ते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज करो तुम वही चीजें अट्रैक्ट करते हो। ये प्रैक्टिकली लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स होने लगे अपने आप ही मेरे साथ, कि मुझे अवेयरनेस हो जाती थी कि आज मेरी फ्रीक्वेंसी लो है, अब वो वही चीजें मेरे पास अट्रैक्ट हो रही है, मैं वैसे ही लोग अट्रैक्ट कर रही हूँ, वैसी सिचुएशन अट्रैक्ट कर रही हूँ। लोग से मेरा मतलब ये नहीं है कि लोग हाई या लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं, लोग सभी अच्छे होते हैं, बट हर कोई अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होता है। अगर कोई चिड़ा हुआ है वो लो फ्रीक्वेंसी पे है, खुश है, ग्रेटिट्यूड में है, वो हाई फ्रीक्वेंसी में। तो तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पे उस वक्त है, वही सिचुएशन, लड़ाइयाँ, ये वो, ये पैटर्न्स मैं नोटिस करने लगी। मुझे ऐसा लगा कि जो मैट्रिक्स है मैं उसके पैटर्न्स नोटिस करने लगी हूँ, और मैंने अपने आप को कॉन्शियसली फ्रीक्वेंसी चेंज करना सीखा, कॉन्शियसली उस लूप से बाहर निकलना सीखा। वो सब चीजें मेडिटेशन ने मुझे दी हैं। और सबसे बड़ा चेंज जो मुझे जो मेरा एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मैं कहूंगी, वो था जब मैंने ये बुक्स पढ़ी दोनों, और मैं हमेशा ये बुक्स अपने पास रखती हूँ, तो मैं आज भी दिखाना चाह रही थी। इमॉर्टल टॉक्स है बुक का नाम, ये हिंदी में भी अवेलेबल है Amazon पे। इमॉर्टल टॉक्स 1 एंड 2। जब मैंने ये किताबें पढ़ी, मेरा
क्योंकि सिर्फ ध्यान करने से ही नहीं, स्वाध्याय करने से, हम जो बोलते हैं रीडिंग करने से भी आपको वो जो विजडम मिलती है वो ध्यान से आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में हेल्प होता है। इससे जो मुझे विजडम मिली है, मैं इसको कम से कम मैंने 15-20 बार पढ़ लिया है और मेरे लिए एक ग्रंथ है। इतनी विजडम मिली है मुझे, ये नॉलेज और अवेयरनेस कि तुम एक कैरेक्टर हो, ये बोलना आसान है बट ये प्रैक्टिकली कैसे जिए, इस बुक ने मुझे सिखाया है। बट वो ज्ञान बुक का मैंने लिया आसानी से, वो अब्सॉर्ब किया, वो मेडिटेशन का ही चमत्कार था, क्योंकि मैंने ये बुक पहले भी पढ़ी है, वो उस लेवल का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। 2 साल लगातार ध्यान करने के बाद मैंने ये बुक दोबारा पढ़ी और मेरे को इतने एक्सपीरियंसेस हुए बुक से रिलेटेड। अगर किसी ने ये बुक पढ़ी हो तो इसमें बताया गया है कैसे आप एक कैरेक्टर हैं, आप एक प्लेन पे हैं, आपको ये जब रियलिटी लगती है ये असली में तो एक स्टोरी लाइन है, ये सब बातें हम सुनते हैं। पर मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस होने लगे कि मैं ग्रुप में 200 लोगों के बीच में कॉन्फ्रेंस में बोल रही हूँ, सडनली मैं नर्वस हो गई हूँ और सडनली मुझे एकदम से आभास होता है कि ये एक स्टोरी लाइन है। ये अवेयरनेस सही टाइम पे आ ही नहीं पाती जब तुम एंग्शियस हो, जब तुम इतने अटैच हो अपने इस कैरेक्टर के साथ। वो अवेयरनेस सही टाइम पे आना और मेरा उससे बाहर निकलना कि मैं तो एक कैरेक्टर हूं, मैं किससे डर रही हूँ, वो ही मेडिटेशन का ही चमत्कार है। ये तो पढ़ते हम बहुत चीजें हैं, बट सही समय पे वो मैसेज माइंड में आना, अंदर से साहस आना उसको फील करने का कि डरने की कोई बात नहीं है, ये सब एक, जैसे मैं एक कैरेक्टर हूँ, ये सब यहाँ पे सोल्स हैं जो अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मुझे किससे डरने की क्या जरूरत है। तो वो फीलिंग, वो निडरता, मुझ में इतना फियरलेसनेस आया जो पहले नहीं था। लाइफ के प्रति भी बहुत इनसिक्योर, जॉब अच्छी मिलेगी कि नहीं, मैं लाइफ में कहाँ जाऊंगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो फियरलेसनेस इतनी आ गई है ना अंदर से कि अब लाइफ रिलैक्स लगती है, लाइफ इजी लगती है। तो बस ये कुछ चंद एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली जो मैंने जिया है। उसके अलावा स्पिरिचुअली बहुत एक्सपीरियंसेस हैं जो, जिनका मैं बयान, जो मतलब होता है ना कि उनको बयान ही नहीं किया जा सकता, उनके बारे में बात भी करोगे तो लगता है कि ये कोई ख्वाब ही था, शायद एक्सपीरियंस नहीं था। बट उन एक्सपीरियंसेस ने मेरे अंदर इतने चेंजेस लाए हैं, वो प्रैक्टिकली मैं अपनी लाइफ में देखती हूँ। इमोशनली मैं इतनी सेंसिटिव थी, इतना इमोशनली स्ट्रांग हुई हूँ, पता नहीं कैसे, बहुत ही सेंसिटिव थी, बहुत कुछ, अगर किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ फ्रेंड्स के साथ कुछ हो गया, सेल्फ एस्टीम भी इतना लो था कि मैं चीजें भी वैसी अट्रैक्ट करती थी। अब चीजें ही डिफरेंट है, अब कोई कुछ बुरा लगता ही नहीं। ऑब्वियसली परफेक्ट नहीं है कि बुरा लगता ही नहीं, बट इमिडिएटली बुरा लग के एकदम से अवेयरनेस वापस आ जाती है, जो पहले मुश्किल थी या टाइम समय के बाद आती थी, समय वेस्ट करने के बाद, चिढ़ने के बाद, रोने के बाद आती थी, वो थोड़ी अवेयरनेस थोड़ी जल्दी आ जाती है। तो बस यही कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस है, मेरी जर्नी अभी भी कंटिन्यूड है। बहुत कुछ पाना है मेडिटेशन में, और बस यही थी मेरी छोटी सी जर्नी। एंड अगर किसी को कुछ भी सवाल हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगी उसका जवाब देने का। बस नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। बिल्कुल। ये भी बाकी है। तो अगर आप शेयर करना चाहो तो ये शेयर करो। एक तो जो आपको वो इमोशनल सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा थी मदर हाँ। के लिए, और एक हम्म। जो बीट एलर्जी थी, उसका उसके ओके, बारे में। ठीक है। अनम्यूट करो, म्यूट हो गए। ओके ओके ओके, मैं कह रही हूँ कि इमोशनल सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूँ, फिर से बार बार म्यूट हो रहा है। ओके, तो मैं ये बता रही थी कि इमोशनली मैं बहुत सेंसिटिव थी, और अपने से ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव इंसान मैंने लाइफ में वैसे कभी सच में नहीं देखा था। बचपन से ही बहुत सेंसिटिव थी मैं, और स्पेशली अपनी मदर के साथ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैं इतनी ट्रबल थी बचपन में कि मेरे अपने ही, अपनी दुनिया में थी मैं, अपने ही चल रही थी चीजें, तो बहुत
अपनी मदर के साथ ना मैं उनको समझती नहीं थी और मुझे लगता था वो मुझे नहीं समझती हैं। जैसे टीनेज वर्ल्ड में वैसे ही होता है, बट क्योंकि मैं इतनी ट्रबल थी कि मुझे लगता था कि ये तो बिल्कुल मुझे समझती नहीं है, मेरे साथ गलत करती हैं। मुझे बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग मदर नहीं मिली है। बहुत टॉर्चर भी किया है मैंने उनको, बहुत परेशान भी किया है उस वजह से। और उस रिजेंटमेंट के साथ मुझे लगता है मैं बड़ी हुई। जैसे ही मुझे चीज़ों का आभास होने लगा, चीज़ें समझ आने लगी, दूसरे के प्रति एम्पैथी आने लगी, मेडिटेशन करने के बाद अवेयरनेस हुई, ईगो थोड़ी कम हुई, तो दिखने लगा कि दूसरे के मन में क्या चल रहा होगा, दूसरे के जगह खड़े रह के सोचने का वो बुद्धि आई। तो उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि मैं उनकी जगह होती तो एग्ज़ैक्टली वही करती। तो वो एम्पैथी जब आई ना, मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने अपनी मम्मा को बोला कि बहुत बिल्कुल ही मतलब मैंने गलत किया कि आपको मैंने समझा नहीं। वो भी ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग है, वो भी इवॉल्व हो रही थी, वो भी मेडिटेशन में आई, तो उनको भी लगा कि उन्होंने जो मेरे साथ किया उन्होंने मुझे समझा नहीं। तो बहुत ही अच्छा एक हमारा अब जो बॉन्ड है, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब उनके बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं है। ऐसा कोई चीज नहीं है अपनी लाइफ के बारे में जो मैं उनको ना बताऊं, सबसे पहले उनको बताऊं। वो मेरी गाइड है, वो मेरी सब कुछ है। बट वो रिश्ता बना कैसे कि हम दोनों ने ही अपने आप को उस लेवल पे इवॉल्व किया। तो मेडिटेशन का पर्पस सिर्फ तुम्हारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी वाइज या मटेरियलिस्टिक वाइज या गोल्स वाइज नहीं है। रिलेशनशिप्स कैसे इंप्रूव करने हैं, रिलेशनशिप्स में कैसे ईगो कम होती है। तुम तुम कई बार मेरे को इतनी हैरानी होती है कि इतनी अवेयरनेस कई बार आ जाती है कि तुम बहुत ही एक अपने नेगेटिव उसमें हो, आर्ग्यूमेंट में हो, सडनली मेरे अंदर से आवाज आती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, और मैं सडनली दूसरे बंदे की जगह होती हूँ। अपने आप होता है ये, और एकदम से मैं छोड़ देती हूँ उस चीज को कि ये तो कुछ आर्गुमेंट करने वाली बात ही नहीं है। अंदर से वो एकदम से एक डिटैचमेंट सी आ गई है रिलेशनशिप्स के प्रति भी। वो मेरे मदर है, वो मेरी फादर है, मेरे हस्बैंड है, मेरे भाई बहन है, वो सब है। बट वो इमोशनल सेंसिटिविटी कम कैसी हुई, अपने आप अंदर से ना डिटैचमेंट आई कि रिलेशनशिप्स तो हैं ही हैं, पर ये भी सोल्स हैं जो अपनी अपनी जर्नी जी रहे हैं। मैं उन पे इतना बोझ नहीं रह सकती कि मेरी इमोशनल सेंसिटिविटी का ठेका उन्होंने ले रखा है। वो अपने भी कितने ट्रिगर्स से गुजर रहे हैं। ये चीजें पहले तो दिखती नहीं थी, अंधा, क्योंकि तुम अंधे हो जाते हो ना अपनी ईगो में, ऐसे हो जाते हो। तो मेडिटेशन के बाद जब खुला दरवाजा, तो एक्चुअली दिखने लगा कि खेल क्या है, तुम क्या कर रहे हो। तो अभी भी वही बात है कि अभी भी बीच बीच में होता है, मैं एकदम से अपने आप को रिमाइंड करवाती हूँ। कभी बीच में क्या होता है, एक ऐसा दौर आया था, कुछ महीनों के लिए मेरी मेडिटेशन छूट गई। मैं जैसे बैक ट्रैक हुई, मैं गिरने लगी दोबारा से इन इमोशनल गड्ढों में और इन ट्रैप्स में। तो मुझे रियलाइज हुआ मेडिटेशन की कितनी अहमियत है। वो उस मेडिटेशन ने ही मुझे अवेयर रखा हुआ था, जागरूक रखा हुआ था। तो इससे अपने मैं खुद को भी बचाती हूँ, इमोशनली एट पीस रहती हूँ, अपने आसपास वालों को भी बचाती हूँ कि उनसे भी ना लड़ूं। तो बस ये। और दूसरा, वीट एलर्जी, मेरे को बचपन से ही डाइजेस्टिव इश्यूज रहे हैं। वो भी एंजाइटी से रिलेटेड थे कि जब मुझे एंजाइटी होती थी मेरा पेट खराब होता था और मेरे को पचता नहीं था। इनफैक्ट मुझे इंजेक्शन लगते थे कई बार, मेरे को इतनी एंजाइटी हो जाती थी। वीट एलर्जी भी मुझे डिटेक्ट हुई। अब क्या है, वो कंट्रोल है। अभी मेडिटेशन से मेरा डाइजेस्टिव इशू बढ़िया है। मुझे डाइजेशन की इशू जैसे पहले आते थे वैसे नहीं आते। मैजिक नहीं है कि एकदम से गायब हो गए हैं, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है, वो इम्प्रूव्ड है, और धीरे धीरे विद टाइम मैं उनको खत्म भी कर लूंगी। पर वो शक्ति मेडिटेशन से ही आई, दवाइयों से नहीं आई। बहुत दवाइयां भी खाई, मेडिटेशन से अपने आप ही अंदर से कुछ हीलिंग हो रही है, या शक्ति मिल रही है, कॉस्मिक एनर्जी जो भी अपना काम कर रही है। आई एम लीडिंग अ हेल्दी लाइफ। मेरा वेट भी पहले बहुत कम था, जो जैसे मेरी हेल्थ इंप्रूव हुई वेट भी मैंने गेन किया। तो बस यही है कि मेडिटेशन ने फिजिकली बहुत हेल्प किया है, इमोशनली बहुत हेल्प किया है, स्पिरिचुअली तो काम होता ही रहता है। तो बस यही थी मेरी जर्नी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और थैंक यू अंकल। मैं इनके घर में जाती थी बहुत, जब लुधियाना जाती थी, रहती थी, बातचीत करते थे, खूब मस्ती भी करते थे। तो तब बहुत सारी इश्यूज जो डिस्कस कर रही है वो इश्यूज भी हम डिस्कस करते थे, इनकी मदर भी डिस्कस करती थी।
तो ये कहती थी कि पहले मैं अपने इश्यूज पे काम करूंगी, शादी के बारे में बाद में सोचूंगी, मेरे खुद के इतने इश्यू हैं, पहले पहले मैं उन पे वर्कआउट कर लूं, तब मैं शादी के बारे में सोचूंगी। अभी मैं ही अभी इसमें से स्ट्रगल कर रही हूँ बहुत ज्यादा, इमोशनल उसमें। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे जिन पे पर्दा जिनसे उठता है कि वो इश्यूज आते कहाँ से हैं। तो इनको भी जब ये डॉक्टर न्यूटन की वर्कशॉप में गई तो इनको पता चला कि इसका सीड कहाँ पर है, जो इतना इमोशनली सेंसिबल और इतना रोती थी और ये सब करती थी, तो इतनी अटैचमेंट कहाँ से थी। तो अगर आप चाहो तो वो आप डिस्क्लोज करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि उससे बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी कि हम अपने बच्चों को समझते नहीं। बच्चे अपनी जगह ठीक होते हैं और बच्चों को लगता है कि माँ बाप हमें नहीं समझ रहे, लेकिन उसके बैक में जो इशू होता है वो कुछ और होता है। कि जब बच्चे को माँ से दूर कर दिया जाता है इमीडिएटली, किसी ना किसी रीजन से, बचपन में ही किसी जैसे बच्चा होता है तो वो कितना बड़ा इशू बन जाता है लाइफ में। आई थिंक अभी आंटी आपने बोला तो मुझे याद आया, ये जो आप बोल रहे हो एग्जैक्टली यही तो हुआ था। कि यही मेरी मम्मा मुझे बताती होती है कि बचपन में जब तू पैदा हुई तो इमिजिएटली मतलब मुझ उनसे मुझे नहीं मिलाया गया, नर्स मुझे इमिजिएटली ले गई और मुझे शायद आइसोलेशन में रखा गया, आई एम नॉट श्योर। तो उस वजह से उनको लगता है कि मेरे अंदर वो ऑलरेडी एक रिजेंटमेंट है कि मुझे वो इमीडिएट प्रोटेक्शन नहीं मिली। ऐसा कहा जाता है कि बर्थ के टाइम पे अगर इमिडिएटली माँ के सीने से ना लगाया जाए तो बच्चे को एक सडनली वर्ल्ड में आके एक इनसिक्योरिटी फील होती है, रिजेंटमेंट फील होती है। तो मेरे को तो ऑब्वियसली नहीं पता, पर मम्मा मुझे कहते हैं कि ऐसा हुआ था। तो हो सकता है कुछ इश्यूज वहां से भी स्टेम हुए हों। बिल्कुल। सारी चीजें होती हैं जब हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है, कहाँ से आ रही हैं ये चीजें। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीजें ठीक होने लग जाती हैं, खुलने लग जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा बताया कि एक्सपीरियंसेस के पीछे ना भागो, वो तो स्टेशन है रास्ते की, वो तो आएंगे। लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ इंप्रूव हो रही है कि नहीं, हमारे अंदर वो बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, हमारी लाइफ की क्वालिटी में सुधार आ रहा है कि नहीं, वो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई लूप होल है जहां से एनर्जी लीक हो रही है। सो बहुत बढ़िया आपने शेयरिंग किया। और ये सेशंस भी लेती हैं और यंगस्टर्स की भी सेशंस लेती हैं, क्योंकि जब यंगस्टर से बात करते हैं तो जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए स्प्रेडिंग भी करती हैं, सेशंस भी लेती हैं और खुद पे भी वर्क कर रही हैं। तो आज मौका मिला हमें इनसे इनकी जर्नी सुनने का, बहुत ही अद्भुत रहा। सो थैंक यू मेगा जी। और किसी को कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हाँ जी रिंकल जी। थैंक यू मेगा मैम। बहुत ही हाय रिंकल, थैंक अच्छे यू। एक्सपीरियंसेस हैं। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैम अब एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए आ रहे हैं मास्टर्स, तो वही चीज़ है, फ्रीक्वेंसी पे हम लोग करते हैं अट्रैक्ट। तो अगर आप भी एक्सपीरियंसेस के लिए आए हैं तो ऐसा लग रहा था कि हम लोगों की, जब आप फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सबकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, उसी फ्रीक्वेंसी पे हैं। तो काफ़ी एक्सपीरियंसेस जो आपने किए बहुत यूज़फुल हैं। हम लोग हमेशा स्टार्टिंग में जब आते हैं तो एक्सपीरियंसेस के पीछे ही थोड़ा सुन सुन के एक्सपीरियंसेस की हम लोगों को, एक्सपीरियंसेस के पीछे मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ था कि मैं बिल्कुल ही, ऐसा लगता था मेरी लाइफ सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ पे जानी चाहिए और मैं वो मिडिल पाथ में नहीं रह पा रही थी। तो वही सेम चीज मुझे भी अभी काफी टाइम पहले रियलाइज हुआ कि नहीं, इफ वी आर इन ऑन दिस अर्थ प्लैनेट, तो हमें यहाँ की लाइफ पूरी जीनी है। लाइक वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स एक्सपीरियंसिंग ह्यूमन लाइफ। तो वो चीज मुझे भी काफी टाइम पर समझ आई थी और आज एक तरह से रिमाइंडर हो गया। सो थैंक यू मैम। थैंक यू रिंकल जी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस थे। एक्चुअली मेरे साथ भी काफी ये होता है, इसमें बिहेवियर में भी फर्क लगता है, एंड बॉडी हीलिंग तो सेल्फ हीलिंग हो ही रही है। एवरी टाइम आई विजिट माय डॉक्टर, पैरामीटर्स बेटर ही हो रहे होते हैं ऑलवेज। तो ये हीलिंग तो ऑटो होती ही है। सो मिरेकल है ये, जो मेडिटेशन हमें पत्नी सर जी ने दी है, मार्वलस। बहुत बढ़िया इससे बिल्कुल चल बिल्कुल। रही है जिंदगी, चारों पास से सभी कूल कूल ही लगता है। अब वो हाइपरनेस नहीं आती। सो बिल्कुल ब्यूटीफुल। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।